नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, जिससे पहले सभी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वहीं कल सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया था। कांग्रेस के तीसरे घोषणा पत्र उन्नति विधान में हर वर्ग के लिए चुनावी वादे किए गए। चुनाव से पहले इन घोषणा पत्रों को जारी कर पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले घोषणा पत्र जारी करने की बयार सी चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया है। उन्नति विधान कांग्रेस के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले कांग्रेस युवाओं के लिए भर्ती विधान और महिलाओं के लिए शक्ति प्रधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। पार्टी का कहना है कि इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उनके नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझा है और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया है। कांग्रेस के वादे, सरकार बनने पर 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ, कोविड प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए देने का ऐलान, किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा, प्रदेश में 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, 40% रोजगार महिलाओं को आरक्षण के तहत दिए जाएंगे, आवारा पशु से नुकसान होने पर 3,000 का मुआवजा, ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 रुपए प्रति माह बढ़ाया जाएगा, कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवजा मिलेगा, शिक्षकों के खाली 2 लाख पद भरे जाएंगे, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे, या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। यूपी के लिए कांग्रेस पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया, तो समाजवादी पार्टी उसे वचन पत्र का नाम दे चुकी है। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि ये दृष्टि पत्र प्रदेश के सभी जिलों में जाकर लोगों की राय से तैयार किया गया है। जो केदारनाथ धाम का जो है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होकर गौरीकुंड तक निर्माण 200 किलोमीटर की लंबाई, उसमें रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड 76 किलोमीटर 1163 करोड़ रुपए, जिसमें 52 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 24 किलोमीटर का काम 2023 तक पूरा होगा। गंगोत्री धाम है, इसमें ऋषिकेश से गंगोत्री, ये जो इसमें ऋषिकेश से धरासू 142 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है। 134 किलोमीटर पूरा हो गया। 8 किलोमीटर काम अप्रैल 2022 तक पूरा हो जाएगा। धरासू से उत्तरकाशी होकर गंगोत्री 88 किलोमीटर 908 करोड़ का है। 22 किलोमीटर काम पूरा हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री तक सड़क चौड़ीकरण का काम
ये सब कामों में उत्तराखंड के सरकार का बहुत सहयोग मिला। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि किसका घोषणा पत्र लोगों को पसंद आया और कौन लखनऊ की गद्दी पर राज करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो संकल्प पत्र, वचन पत्र के बाद अब उन्नति विधान भी अब आ गया है। कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो आज सामने आया। इस पर बातचीत करने के लिए सृष्टि कश्यप हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सुप्रिया सत्यम राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, भुवन जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं और धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। सृष्टि कश्यप, 20 लाख सरकारी रोजगार देने का आप लोग वादा कर रहे हैं और 12 लाख आपके मुताबिक जो है सरकारी पद खाली हैं। कुंदन से हमारे मुताबिक नहीं, गवर्नमेंट पोजीशन से जो वहां भर्ती नहीं हुई है पिछले 4 वर्षों में, ये फैक्ट है। इसको हमारे मुताबिक ना बोलिए। हमने जो युवाओं के लिए भर्ती विधान निकाला है और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, युवाओं को समझाया है कि कहाँ पे ये सरकार विफल रही है उन्हें नौकरी देने से। 12 लाख आज उत्तर प्रदेश में पद खाली पड़े हैं जिसको ये सरकार भर नहीं पाई। उसके बाद 8 लाख नए रोजगार पैदा करने की हमने बात की, क्योंकि हमारे जो छोटे उद्योग है, इस सरकार डबल इंजन की फेल्योर सरकार आने के बाद 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हुए, ये भी फैक्ट है। तो और 16 लाख नौकरियां गंवाई हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं ने 2017 से 2021 के बीच में, सीएमईआई के डेटा के अनुसार, ये भी फैक्ट है। तो हमने जो भी आपके समझ रखा है, जो भी मुद्दे आपके सामने रखे हैं, अगर मोटा मोटी भी अगर आप बता सकें कि 12 लाख पद किन विभागों में खाली हैं, पहली चीज तो ये, और 8 लाख जो अतिरिक्त पद क्रिएट करने की बात प्रियंका गांधी ने कही, वो कौन से ऐसे विभाग होंगे जहां पर ये 8 लाख पद सृजित किए जाएंगे? देखिए, हमने जो 12 लाख पद खाली है वहां पे, वो हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि इन टोटल हमारे जितने भी शिक्षक भर्ती है वहां पे पद खाली है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली है, हमारे सभी उसके बाद हमारे आउटसोर्सिंग की व्यवस्था बंद की जाएगी, यूपी पुलिस विभाग के 15 लाख पद खाली है, एसआई की 19,900 पद खाली है, कांस्टेबल और उनकी 38,000 पद खाली है। हमारा अगर आप भर्ती विधान पढ़ेंगे, इन डिटेल आपके समक्ष रखा है हमने ये चीज, तभी हमने 3 अलग अलग मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि हमने सिर्फ जुमलेबाजी नहीं की कि हम 15 लाख देंगे आपको, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये रिसर्च किया हुआ, डेप्थ में जनता से जुड़ के, जनता के मुद्दों को, उनकी बातें सुन के, पिछले 2 वर्षों में उनके साथ मीटिंग्स रख के, तो हमने ये मैनिफेस्टो क्रिएट करके आपके बीच रखा है। इसके पीछे एक पूरा रोड मैप है कि हम आप किन प्रक्रिया के तहत वहां पे नौकरी देंगे और कैसे दें। इसके लिए जॉब कैलेंडर की हमने बात की है कि जॉब परीक्षा से लेकर जॉब नियुक्ति तक की क्या प्रोसेस रहेगी, कितना टाइम लगेगा, उसमें वो सब चीज सुनिश्चित किया जाएगा। उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और ये डिटेल्स की तभी हमने 3 अलग अलग चीजें जारी की। ठीक है धनंजय गिरी साहब, ये जो पद हैं आप लोगों ने क्यों नहीं भरा? मुख्यमंत्री तो एक्टिव हमें दिखते रहे, मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को भी कहा कि वक्त रहते चुनाव से पहले 2021 तक सारे पदों के लिए भर्तियां निकाली जाए और अगर सरकारी पद है तो उसे भरा जाए। मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए थे, लेकिन ये 12 लाख पद कैसे खाली रह गए? देखिए कुंदन जी, ऐसा है कि कांग्रेस को यूपी की जनता ने 30 साल पहले खारिज कर दिया। हर कोई कांग्रेस की सरकार ऐसा नहीं किसी स्टेट में नहीं है, कांग्रेस की सरकार बहुत से राज्यों में है, इसलिए डाटा फर्जिंग और कुछ नहीं। हमारी सरकार ने जितने जिस तरह से रोजगारों को बढ़ाया है, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को देखिए, जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए, जितने एम्स बनाए गए, जितने रोजगार क्रिएट किए गए, जितने स्वरोजगार क्रिएट किए गए। और आप देख लीजिए हमारी सरकार का जो आदर्श वाक्य है, सर्वभौमस्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी प्रतिबद्धता है। इसी भाव से संकल्पित होकर हमारी सरकार ने सबके विकास के हेतु संकल्प पत्र जारी किया है और हर आंखों में पलने वाले सपने को साकार करने के लिए संकल्पित कार्य योजना बनाई है। विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं, बाल, वृद्धों, सबका ध्यान रखा गया। और पिछले सरकारों को आप देखें, उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का शासन था, आम आदमी घर से निकलने में सोचता था, लेकिन आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो जिस तरह की कानून व्यवस्था, जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में किया गया है और जिस ढंग से वैश्विक महामारी कोरोना के समय में धनंजय जी इतने पद खाली हैं क्या? धनंजय जी इतने पद खाली हैं क्या? और 8 लाख पद सृजित किए जा सकते हैं क्या?
देखिए ऐसा है कि हमारा घोषणा पत्र देखें तो हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की बात की है और हमारा संकल्प पत्र है। हम जिस तरह से आप पूजा करने के पहले जो बैठते हैं तो हमारे यहाँ क्या पद्धति है, हमारे यहाँ कुंदन जो पद्धति है कि पूजा करने या कोई भी यज्ञ करने आप कोई भी बड़े अनुष्ठान के लिए चलते हैं तो आप संकल्प करते हैं, संकल्प से सिद्धि होती है। तो हमारा संकल्प पत्र है और हमारी सरकार ने जो संकल्प किया, पिछले के संकल्प को उठाकर दिखा लीजिए, कांग्रेस का एक भी घोषणा पत्र उठाकर दिखा लीजिए और कांग्रेस ने उसमें से कार्य किए होते तो आज कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। 30 साल से कांग्रेस यूपी में खारिज नहीं होती, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अमेठी से निकाल दिए गए और राहुल गांधी अमेठी की जनता ने खारिज कर दिया। अगर कांग्रेस के पास इतने कार्यक्रम थे, इतने कार्य करने की क्षमता थी, इतने अच्छे कार्य कर रहे थे तो राहुल गांधी खारिज नहीं किए जाते उत्तर प्रदेश की अमेठी से। लेकिन चूंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में कभी समानता नहीं रही, कांग्रेस ने इस देश की जनता को सब खुद को नैसर्गिक रूप से ताकत समझा है और हम जो है गांव गरीब किसान को अपने आप से जोड़ करके देखते हैं, उनके दुख दर्द से खुद को अद्यतन करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है और जनता जानती है। भुवन जोशी साहब ठीक है, भुवन जोशी जी को भी सुन लेते एक एक करके सबको समान मौका देने की मैं कोशिश करूंगा। भुवन जोशी साहब, आपके नेता ने तो कहा हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी पदों की बात हो रही है, 20 लाख जो खाली पद हैं और नए पद सृजित किए जाएंगे उसे भी भरने की बात कांग्रेस कर रही है। तो बेरोजगारों को लेकर के वादे तो बहुत किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, संकल्प पत्र, वचन पत्र, उन्नति विधान, ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगले साल फिर से वही आंकड़ा सामने आता है कि भाई इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला। आखिर ये चीज क्यों है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने जो वचन पत्र दिया है वो वचन पत्र दिया है उन नौजवानों के लिए जो कि पिछले सरकार में लाठियां खाते रहे। अगर नौकरी मांगने का काम अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपने लाठी देने का काम उसको करा है और जनता इंतजार कर रही है कि ये लोग जब वोट मांगने जब जा रहे हैं तो इनके जो पिछला घोषणा पत्र था उसको लेके जनता बैठी है। और अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था 12 लाख नौकरियां जो नहीं भरी गई, जो कि भरी जा सकती थी, उन लोगों के घर में दिया जल सकता था, लेकिन उनको क्या मिली? लाठी मिली। समाजवादी पार्टी आश्वस्त है 1 करोड़ लोगों को आएंगे आपके पास, आएंगे सृष्टि आप जो दिखाना चाह रहे हैं आपके पास आएंगे, फिर आप दिखा लीजिएगा जो आप दिखाना चाह रहे हैं। सर जी भवन जी, आप 1 करोड़ नौकरी देने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त है। और एक बात बताना चाहूंगा, हमारे नेता अखिलेश यादव की एक सोच थी, डेवलपमेंट की सोच थी, उनका बड़ा विजन था, उन्होंने लैपटॉप देने का काम करा अपने कार्यकाल में, जो कि इस कोरोना काल में रोजगार का साधन बना। ये एक प्रेरणा का विषय पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। तो हम लोग नौजवानों की, युवाओं के रोजगार के प्रति बहुत ही सजग और बहुत सक्रिय है, उस पर काम करने का काम। जी सुप्रिया सत्यम, हमें ये बताइए कि घोषणा पत्र जब बेरोजगार पढ़ रहे होंगे, जो स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, जो पढ़ लिख करके घर बैठे हैं, वो घोषणा पत्र पढ़ रहे होंगे तो उन्हें एक बहुत बेहतर ख्वाब जैसा लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा कि भाई 10 मार्च के बाद तो बहुत सारी भर्तियां निकलेगी, 20 लाख भर्तियां निकलेगी और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जो वचन पत्र, संकल्प पत्र, उन्नति विधान, ये तमाम जो मैनिफेस्टो हैं वो किसी काम के रहते हैं क्या चुनाव के बाद भी? बेरोजगारों के लिए खासतौर पर मैं पूछ रहा हूं। कुंदन, बहुत ही बढ़िया सवाल किया आपने। यही मैं अभी सब तीनों तमाम जो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है सबको सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि बात वचन की हो या संकल्प की हो या उन्नति की हो, ये हकीकत के धरातल पे उतरेगा तभी कहीं ना कहीं जाके नौजवानों को या महिलाओं को या किसानों को राहत पहुंचेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ बातों के बताशे हैं जो चैनल के पैनल पे डिस्कस हो रहे हैं या सिर्फ चुनावी वादे हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार मुझे लगता है कि जनता कहीं ना कहीं सजग हो चुकी है और वो जानती है कि अगर ये सिर्फ बातों के बताशे बांटे जाएंगे तो इस बार जनता इस ट्रैप में फंसने वाली नहीं है। और मैं सुन रही थी लैपटॉप की बातें समाजवादी पार्टी की, अगर लैपटॉप की बातें वो कर रहे हैं तो शायद लैपटॉप घोटाला भी उनको याद होगा। 1173 करोड़ का लैपटॉप घोटाला अभी तक चल रहा है, रिवर फ्रंट घोटाला, तमाम तरह की चीजें। महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर मैं करती हूँ, मुझे मैं कांग्रेस के लिए एक बात करना चाहूंगी कि देखिए मूर्छित पड़ चुकी है कांग्रेस के लिए, तो ये संजीवनी बूटी है। बहुत अच्छा उनका मैनिफेस्टो है, एक नई ऊर्जा के साथ ये आ रही हैं और भगवान करे, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो
पार्टियां हैं वो बदलती रहनी चाहिए, देश में जो सत्ता है वो बदलती रहनी चाहिए। एक सत्ता कभी किसी की ना हो, लेकिन बहुत एक सही राह पे वो कहीं ना कहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूँ मैं, मैनपुरी की घटना, अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक छोटी बच्ची के सामने किस तरह से उसकी माँ को के इज्जत को तार-तार किया गया, या बुलंदशहर की घटना हो, जिस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई, चाहे वो आपराधिक मामले हो या भ्रष्टाचार के मामले हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता अभी कहीं ना कहीं भुला नहीं पाई है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर महंगाई और कोरोना का जो कहर है उसका दंश अभी भी जनता जो है वो झेल रही है, तो इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है भवन जोशी साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप उंगली उठाएंगे जरूर, लेकिन समाजवादी पार्टी को हम सुप्रिया सुनते हैं तो वो पुराने 2017 से पहले के अपराध याद नहीं होते। 2017 के बाद जो अपराध हुए, ठीक है अपराध हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, घटनाएं घटी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो घटनाएं घटी है वो समाजवादी पार्टी के नेता भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा भुवन जोशी साहब आपके पास। कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? देखिए इतना बड़ा लोकतंत्र है, जनसंख्या है, तो आप आपराधिक मामलों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई। ये तो नहीं है ना कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। लड़कों से गलती होगी तो लड़कों ठीक है। सृष्टि कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सृष्टि, हम चूंकि पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़े तो जो मैनिफेस्टो जो तीनों पार्टियों का है उसे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक जो बहुत महत्वपूर्ण वादा किया है वो ये है कि 10 दिन के अंदर किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर देंगे, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में डिटेल में बताया गया है क्या कि कितना कर्ज माफ करेंगे, कितने दिनों का तो जिक्र कर दिया, क्योंकि राजस्थान का एग्जांपल है कि 4 साल वहां सरकार को बीत गए लेकिन वहां पर 8,000 करोड़ का ही कर्ज माफ हुआ और बाकी बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीन की कुर्की करा ली गई। तो मेरा सवाल है कि कोई शर्त वगैरह के साथ ये तो नहीं है कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा? कुंदन जी, आपने राजस्थान की बात की, बहुत अच्छा किया। आप छत्तीसगढ़ की भी बात करिए, जहां शपथ लेने के 3 घंटों के अंदर वहां पे कर्ज माफी की गई। हमने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी की भी बात की, और जो मैं आपको हेडलाइंस ये दिखा रही थी, ये एक नहीं, यहाँ पे 10 अलग अलग न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस है जहां पर लिखा है कि एमएसपी पे छत्तीसगढ़ जो है मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट रहा है पिछले वर्ष। तो ये हमने एमएसपी पे वहां पे काम किया है। हम अगर गन्ना की बात करें, वहां पे 360 रुपए पंजाब में हम देते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो हमने अब बात की सस्ती बिजली की, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, नहीं सृष्टि, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने भी कर्ज माफी का वादा किया था और जब 2 लाख का टर्म एंड कंडीशन आया कि 2 लाख तक का, तो विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो कोई टर्म एंड कंडीशन है क्या कर्ज माफी को लेकर के? वो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके मार्फत। कुंदन जी, हमने लिखा है कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। अशफाक गांधी जी ने भी ये बात कही कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, कोरोना काल के सारे बिल को माफ किया जाएगा, बिजली का बिल आधा किया जाएगा। तो हमने जो ये हमारी देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जो कोविड काल में और बेरोजगारी झेली है, जो ये उनके ऊपर प्रताड़ना अत्याचार किया गया है, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उन्हें राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा एक सीधा सा सवाल है कुंदन जी, ये जितने भी हमने पॉइंट्स आपके समक्ष रखे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, या महिला सुरक्षा की बात हो, या हमारे किसान भाइयों की बात हो, ये पॉइंट्स हमें क्यों उठाने पड़े? क्योंकि इसको जस्टिफाई भाजपा नहीं कर सकती है कि आज उत्तर प्रदेश में सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, इनकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि किया होता तो शायद ये मुद्दे कभी उठते ही नहीं, जनता कभी इन मुद्दों पे आंदोलन करती ही नहीं अगर उन्हें सब कुछ मिल रहा होता। आज उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है, जब 403 सीट है कुंदन जी, वहां पे 3,65,000 वोट्स पड़ते हैं और हर सीट पे, और उसी में 3,65,000 में 1,25,000 जो हमारे युवा है जो वोट डालते हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। उन्हें रोजगार चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त। मैनिफेस्टो में तो बहुत रोजगार मिल रहा है, यही तो अच्छी बात है कि मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियों को मैनिफेस्टो में बहुत रोजगार मिल रहा है।
अभी क्या दिखा रही थी उस टाइम हमारा जो भर्ती विधान नहीं, है, हमने सृष्टि- बहुत सृष्टि- clearly बताया है। सृष्टि फिर सरकार धनंजय बनने जी के बता बाद नहीं पाए, धनंजय जी सृष्टि- एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि 12 लाख पद यहाँ खाली पड़े हैं, क्योंकि वो पद खाली पड़े नहीं, हैं। सृष्टि हमने हम आगे आपको बढ़ step गए। of the way कुंदन जी बोला है कि उस वो पर पद आपने जो खाली सवाल है। पूछा, मैंने जो सवाल पूछा, धनंजय गिरी ने जवाब दिया। दर्शक बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। धनंजय गिरी ये नहीं बोला कि 12 लाख नहीं, तो पद खाली धनंजय है। गिरी मैंने तो उन्हें कहा, accept सृष्टि करना सुनिए ना, पड़ेगा। सृष्टि सुनिए ना, मैंने तो कहा धनंजय गिरी साहब ने जो जवाब दिया, दर्शक बहुत समझदार हैं, उन्हें बहुत कुछ एक एक शब्द कह के समझाने की जरूरत नहीं है। धनंजय गिरी साहब, किसानों की आय दोगुनी करने का आपकी सरकार ने वादा किया, आपने भी कर्ज माफी की। इस बार कर्ज माफी की कोई जरूरत है क्या बीजेपी के नजरिए से? क्योंकि आपके मुताबिक सृष्टि सुन लीजिए ना, सृष्टि सुन लीजिए ना, मैं आपके मतलब का सवाल पूछ रहा हूं धनंजय जी से। धनंजय जी, कर्ज माफी की जरूरत है क्या किसानों को? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कह रही है 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। 10 दिन के अंदर कांग्रेस कह रही है कि कर्ज मुक्त कर देंगे। आप लोगों के हिसाब से कर्ज मुक्ति की जरूरत है कि कर्ज माफी की जरूरत है क्या? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रोन्मुख विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी योगी सरकार ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हमेशा कहा जाता है कि हम शिलान्यास ही नहीं करते बल्कि उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये संकल्प से सिद्धि की चिरंतन यात्रा है। हमारी सरकार ने जो कार्य किए हैं और जितना पिछले की सरकारों ने, दोनों सरकारों ने, सपा और बसपा की सरकार ने जितना प्रोक्योरमेंट किया था उससे भी डबल प्रोक्योरमेंट हमने किया। और जितनी खरीदारी सरकार ने एमएसपी पे की है वो रिकॉर्ड है। धान दलहन का ले ले, तिलहन का ले ले या गन्ने का ले ले, या जिस तरह से किसानों के आम जन के जिस तरह से अपलिफ्टमेंट किया गया। देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में मुफ्त का राशन दिया गया, 15 करोड़ लोगों को यूपी में सिर्फ दिया गया। जो सरकार ने कार्य किया, और आप कोरोना काल को उठाकर देखें, कोरोना काल की भी बात हो रही थी। कोरोना काल में जिस ढंग से सेवा की गई और जिस ढंग से सिर्फ योगी और मोदी ही देश में नजर आए थे, और जितनी बड़ी वैश्विक महामारी थी, छोटे छोटे देश दुनिया के तबाह हो गए जिनके यहाँ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, हमारे यहाँ कम इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिस ढंग से सरकार ने किया। कांग्रेस की जब आप बात कर रहे हैं, 30 सालों से उत्तर प्रदेश में खारिज हो चुकी कांग्रेस, तो अपने इसलिए जो राजनीतिक जमीन तलाश रही है, लेकिन जमीन की तलाश में कांग्रेस जमीन को भूल गई है। कांग्रेस के पास जमीन ही नहीं बचा है। कांग्रेस का अगर राजस्थान में उठाकर देखिए तो महिलाओं के अस्पत के साथ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, जितनी अच्छी स्थिति है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की है। आज महिलाएं, बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। गांव गरीब किसान, महिलाओं के मसले पर धनंजय जी मैं वापस आऊंगा। महिलाओं के मसले पर फिर से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पैनल में भी 2 महिलाएं हैं, उनसे भी हम समझेंगे, जानेंगे राजनीति से भी। लेकिन मैं आता हूं धनंजय गिरी से मैं स्पष्ट कर लूं ना, स्पष्ट कर लूं धनंजय गिरी साहब। मैं कह रहा हूं किसानों के लिए जो आपके मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में है धनंजय गिरी साहब, चूंकि कल फर्स्ट फेज का वोटिंग भी होना है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है किसानों के लिए जो किसानों को लगेगा कि नहीं बीजेपी ही उसके लिए बेहतर है? देखिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, विद्यार्थियों, किसानों, महिलाओं, बालिकाओं, वृद्धों, सबका ध्यान रख करके हमारे मैनिफेस्टो बनाया गया है, और सबके लिए उसमें जगह है। ठीक है, सबका ध्यान रखा गया है। परिवार से भुवन जोशी साहब, मैं रोक रहा हूं गिरी साहब, सृष्टि जी मैं रोक रहा हूं, जरा समाजवादी पार्टी को भी सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी तो कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को। ठीक है जोशी साहब, मुझे ये जल्दी से बता दीजिए कि किसानों के लिए आपके मैनिफेस्टो में जो जिक्र है उससे किसान आपकी तरफ आएंगे क्या? क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है बहुत जल्दी। देखिए, मैं अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी माफी से अपना घोषणा पत्र शुरू करती। इन्हें माफी मांगनी चाहिए 700 किसानों की जिनकी हत्या इन्होंने कर दी। इन्हें माफी मांगनी चाहिए लखीमपुर खीरी में जो इनके केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा हार चढ़ा रहा था किसानों पे, उनसे माफी मांगनी चाहिए। किसानों से माफी मांगनी चाहिए जो आंदोलन में जब वो आए उन पे कोई मुकदमे नहीं थे, तो उनके पास मुकदमे लगे, उसके लिए माफी से बात की शुरुआत करते तो हमें अच्छा लगता। और मैं बताना चाहता हूं, हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथी बैठी है, सवाल जो किया जाता है वो सत्ताधारी पार्टी से किया जाता। अच्छा होता आप भारतीय जनता पार्टी से आप प्रश्न करती। आप, मेरे को लगता है राजनीतिक विद्यार्थी आप नहीं है, नहीं तो आप प्रश्न करते। हमेशा सत्ता पक्ष से क्वेश्चन किया जाता है। मैं 27 साल से राजनीतिक और धार्मिक जीवन में हूँ। विषय पे आई, विषय मुझे कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट मैडम प्लीज। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। इस चर्चा को एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे, और सुप्रिया सत्तम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सुप्रिया सत्तम हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। सुप्रिया, किसानों को लेकर के जो जिक्र है, इस बार किसानों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर करीब करीब 11 महीने तक डटे रहे, किसानों ने जान गंवाई। इस वजह से किसानों का जिक्र बार बार हो रहा है क्या, और इस वजह से क्या हम देख पा रहे हैं कि किसानों का जिक्र मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पर है? कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले जितने वक्त से किसानों को लेकर इतना देश में और हाहाकार मचा हुआ था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसानों के मन में, लेकिन देखिए 2 चीज है समझनी पड़ेगी। ये वो किसान जो यहाँ सड़क पर बैठे हुए थे और वो किसान जो खेत में काम कर रहे थे, दोनों किसानों में बड़ा फर्क है। और ये कहीं ना कहीं लोगों को ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं गई थी कई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जगहों में, मैंने खुद दौरा किया है, तो मैंने देखा है कि जो किसान है उनको बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, उनको अगर टाइम पे बिजली मिल रहा है, टाइम पे पानी मिल रहा है, तो उनको ये राजनीति से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं वो लाल टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी, भगवा टोपी पहन के अगर ये बात करें, तो मैं उनकी बात जरूर कहूंगी कि और ये वो किसान और उस किसान में ना बहुत अंतर है। तो जो एक्चुअली जो साइलेंट वोटर है, उनसे भी मैंने बात की, तो उनका यही मानना था कि देखिए, वो राजनीति करने वाले लोग अलग हैं और ये जो खेत में काम करने वाले लोग अलग हैं। तो फर्क पड़ेगा कुंदन, जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन उस तरह से नहीं जो दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल जोशी साहब, दरअसल आरक्षण का जिक्र कांग्रेस ने भी किया है और आपकी पार्टी ने भी किया है, महिलाओं के आरक्षण के लिए जिक्र किया है, नौकरियां जो आप देंगे उसमें आरक्षण का जिक्र किया है। तो महिलाओं को लेकर के तो बार बार बीजेपी आरोप लगाती रही कि समाजवादी पार्टी सरकार को याद कर लीजिए, तब कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आपने भी, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, तो पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम, महिलाओं की सुरक्षा, तमाम वादे किए। तो सिक्योरिटी का जो मसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पे करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का उन्नाव कांड आपने देखा होगा। इनके विधायक अभी जेल में हैं। इनके गृह राज्य मंत्री चिमयानंद जी को देखा कि इतनी महिला सुरक्षा के बारे में ये लोग गंभीर है। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया। मैं अभी फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय बहन जी ने आज पूरा हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता पूरा अध्ययन नहीं किया। और राजनीति शास्त्र में हमें प्रश्न जो करने चाहिए, जो सत्ताधारी पार्टी है जिसने 5 साल का कुशासन दिया है, उससे करना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, अखिलेश यादव जी, विकास का नाम है, विकास की सोच का नाम है। और ये सोच है कि हर कन्या को, जो उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सृष्टि में आता हूं, आपको जो कहना कहिएगा, जरा सुन लेते हैं। लैपटॉप देने का काम करेंगे। और आपको मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, इन लैपटॉप ने रोजगार का सृजन करने का काम उत्तर प्रदेश में करा है, रोजगार से जोड़ा है लैपटॉप से। ऐसा काम हमने समाजवादी सरकार के लोगों ने किया है। ठीक है, मैं 2 महिलाओं के पास एक करके जाता हूं, फिर मैं धनंजय जी के पास आऊंगा। कानून व्यवस्था के मसले पर समाजवादी पार्टी को सरकार को घेरती रहती है बीजेपी। सृष्टि, मुझे ये बताइए कि कानून व्यवस्था के मामले में समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल को याद कर पाती हैं क्या आप? वो कैसी थी? हालांकि मौजूदा सरकार को तो आप कोसेंगी, लेकिन दोनों का कंपैरिजन कर सकती हैं क्या आप? कुंदन जी, पहली बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी भुवन जी को कि समाजवादी को लेकर जो भी चीजें कही गई है वो राजनीतिक विश्लेषक सुप्रिया जी ने कही है, मैंने आपसे कोई बात नहीं कही है। तो कृपया करके अपने शब्दों को आप वापस ले, जो आपने मेरे लिए कहा है भुवन जी। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बोल कौन रहा है, क्योंकि मैंने आप पे सवाल नहीं किया, मैंने सवाल उठाया है बीजेपी पे उठाया है ना, मैंने आपके लैपटॉप पे कोई बात की है ना किसी चीज पे। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम धनंजय जी की बात सुन रहे थे, उन्होंने जब बोला कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, युवाओं के लिए बहुत मैंने अच्छा जो सवाल पूछा, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कर लेते हैं। सृष्टि, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या महिलाओं की सुरक्षा आपके लिए इंपॉर्टेंट मसला नहीं है? कुंदन जी, महिलाओं के लिए सबसे पहले हम ही ने मैनिफेस्टो निकाला था यहाँ पे महिलाओं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव में हम ही करते आ रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे कह देंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो इसलिए मैंने उसमें जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। कर रहे हैं, जो हम अपराध की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ उन्नाव की घटना ले या हाथरस की घटना ले, ताफामाउथ की घटना ले, लखीमपुर की घटना ले, अनगिनत घटनाएं हैं यहाँ पे इस तरीके की।
पुरानी जितनी भी सरकारें रही हैं कुंदन जी, किसी भी सरकार में ये नहीं हुआ कि बेटी की लाश को जो है पेट्रोल डाल के जला दिया जाए, टायर और कपड़े फेंक के उसकी चिता में जला दिया जाए, उसके घर वालों को नजर बंद करके सारा ठीकरा उसके घर वालों पे फोड़ दिया जाए, उसके पिता की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाए। ऐसा कब हुआ था पिछली बार? आप मुझे ये जवाब दे दे। और यहाँ पे अपराध होता है कुंदन जी, चाहे वो आज हो या आज से 10 साल पहले हुआ हो। गलत चीज गलत ही होती है, उसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और ये जो राजनीति अभी चलती आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये जो बदहाली रही है यूपी में, इसको बदलने की प्रक्रिया ही हमने शुरुआत की है कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को आगे बढ़ाने की, क्योंकि महिलाओं की जो प्रॉब्लम है कुंदन जी, वो महिला ही उसका समाधान ला सकती है। सृष्टि, दरअसल बीजेपी राजनीति को डीक्रिमिनलाइज, बीजेपी ये कहती है कि अलवर में जब घटना होती है तो आपकी नेता वहां पर होने के बावजूद पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत करती है आपकी नेता कानून की व्यवस्था के मसले पर। धनंजय जी, कानून व्यवस्था के मसले पर कौन किसके पक्ष में होगा? सृष्टि जी, उसका जवाब आपकी नेता ने दे दिया था। आपकी जवाब वहाँ पे लाशों को पेट्रोल डाल के नहीं जलाया जाता, नहीं तो मानसिक विक्षिप्त लड़की के साथ रेप हुआ, उसके साथ हैवानियत हुई, ये घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये घटना तो गलत चीज को तो आप कह रहे हैं वो घटना अलग है और ये घटना अलग है। आप महिलाओं की सुरक्षा को किसी राज्य के दायरे में सीमा में नहीं घेर सकते ना, कैद कर सकते। धनंजय जी कहिए। कुंदन जी, ऐसा है कि हर सरकार के चुनाव के समय में इस सरकारों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रो इनकम्बेंसी है। पहली बार कोई ऐसा चुनाव हो रहा है 30 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में। बहन, मैं आपके समय में बोला क्या? आपके समय बोला क्या बहन? सृष्टि सुन लीजिए, आपके समय बोला क्या बहन? सृष्टि बहन, बेसिक शिष्टाचार समझ लीजिए। धनंजय जी बहुत शालीनता के साथ सभी को सुन रहे थे। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा कि कोई दूसरा कह रहा था तो एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। आपने आरोप लगाए, भुवन जोशी ने जो आरोप लगाए उस पर एक शब्द धनंजय जी ने कहा। मैं इसकी तारीफ करता। धनंजय जी आप कहिए। आप करते रहिए, सुन लीजिए सृष्टि, सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए। धनंजय जी, फैक्ट्स पे बात करनी है, फैक्ट्स पे करिए। कांग्रेस किस किस बात के लिए सॉरी बोलेगी बहन सृष्टि? 30 सालों से जनता ने खारिज कर दिया उत्तर प्रदेश की। कितना सॉरी बोलिएगा? किस किस को सॉरी बोलिएगा? किन किन गलती के लिए सॉरी बोलिएगा? सिखों के नरसंहार के लिए सॉरी बोलिएगा कि असंख्य दंगों के लिए सॉरी बोलिएगा कि देश की इमरजेंसी के लिए सॉरी बोलिएगा? किस किस बात के लिए सॉरी बोलिएगा? इस देश के लोगों को तंत्र की हत्या के लिए सॉरी बोलिएगा या इस देश की 100 बार इमरजेंसी लगा, 100 बार सरकारों को बर्खास्त करने के लिए, 100 बार लोकतंत्र की हत्या के लिए सॉरी बोलिएगा? अकेले पंडित नेहरू ने 50 बार सरकारों को बर्खास्त किया, इंदिरा गांधी ने 29 बार, राजीव गांधी ने 14 बार। किस बात के लिए सॉरी बोलिएगा? 5 पीढ़ी से आप राजशाही चला रहे हैं। 1919 में पंडित नेहरू के बाबूजी का होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और 2021 में राहुल गांधी होते हैं। 5 पीढ़ी से आप राजशाही चला रहे हैं। हो जाती है चर्चा। अगर बीच में आप कहेंगे तो डेरेल हो जाती है चर्चा। सॉरी बोलते बोलते कांग्रेस थक जाएगी, लेकिन डेरेल हो जाती है चर्चा ना। फिर नेहरू का जिक्र होने लगा, मैनिफेस्टो से ऊपर चलते हुए नेहरू का जिक्र होने लगा, सरकारों की बर्खास्तगी का जिक्र होने लगा। सृष्टि डेरेल हो जाती है चर्चा, डेरेल हो जाती है चर्चा, इसलिए बीच में मत टूकिए। धनंजय जी अब मसले पर आते हैं। धनंजय जी सृष्टि, कुंदन जी, सृष्टि टाइम वेस्ट होता है। सृष्टि टाइम वेस्ट होगा अगर आप इस तरीके से नॉन स्टॉप कहेंगी तो धनंजय जी बाकी चीजें गिनाने लगेंगे। धनंजय जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, कानून व्यवस्था के मसले पर क्या एज है? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, वर्तमान सरकार, अभी सरकार की जो यूएसपी है और लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, जीरो टॉलरेंस है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सृष्टि, दूसरों को भी सुन लीजिए। धनंजय जी बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सत्ता आप झूठ बोलने का मैं नहीं सुन सकती हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से। तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे करें, डिबेट रखिए यहाँ पे। तथ्य नहीं है कि 30 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। क्या ये सुप्रिया सत्याम, ठीक है, तथ्यों पर कोई बात नहीं करता। दरअसल डिबेट जब होती है तो तथ्यों पर बात, जब आपकी सरकार जहां पर तथ्यों पर बात होने लगती है तो ढेरे हो जाती है चर्चा। ठीक है, सुप्रिया सत्याम, मुझे बता दीजिए जल्दी से, दरअसल आरक्षण का जिक्र जो है इसमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, सुप्रिया जी मैं आपसे जानना चाहता हूं सिर्फ इतना कि आरक्षण का जिक्र किया है कांग्रेस ने भी उन्नति विधान में कि 40% महिलाओं को, लड़कियों को आरक्षण देंगे, नौकरियों में भी 40% महिलाओं को टिकट भी दिया है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बाकी राज्यों में
प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव उनकी चली नहीं, 40% लड़कियों को वहां पर आरक्षण नहीं मिला। लेकिन ये जो आरक्षण का जो दाव है, चाहे वो टिकट में हो या नौकरियों में हो, इससे महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी क्या? देखिए, देश की आधी आबादी बहुत समझदार है और वो जानती है कि वो क्या कर रही है और मुद्दों के विकास पर ही कोई भी चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और जीती जाती है। निश्चित तौर पर देखिए, एक महिलाओं के अंदर एक ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% जो इन्होंने दिया है उसमें एक सशक्तिकरण तो आई है। लोगों को लगता है एक, आप देखिए, फ्रंटलाइनर महिलाएं बनी है। चाहे देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस आएगी, जीतेगी, हारेगी, लेकिन एक शुरुआत तो इन्होंने कर ही दी है। मतलब वो जो कहते हैं कि एक शुरुआत हो गई है इनकी, जो बिल्कुल गायब हो गए थे। कांग्रेस लोग भूल गए थे कि कांग्रेस कोई पार्टी थी एकदम। तो अब इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, अगर इन्होंने सोचा है कि 40% हम महिलाओं को आरक्षण देंगे और महिलाएं आगे आए, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। मुझे नहीं लगता इस चीज का स्वागत किया जाना चाहिए। और महिलाएं, मैं भी एक महिला हूं और समझ सकती हूँ। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक चीज और बताऊंगी कि सपा के कार्यकाल में अगर महिलाओं की बात करें, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं, इसलिए मैं शायद इस बात को कह सकती हूँ, जो एक डर था। अगर आप 10 बजे रोड से बाहर निकल रहे, रात को छोड़ दीजिए, दिन में भी एक डर था, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत चरमरा गई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये भाजपा की सरकार है, इसमें एक कह सकते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो राहत जरूर है महिलाओं को। खास करके मैं अपनी बात कहूं या किसी से भी आप बात करें, तो वो जरूर कहती है कि यहाँ पे एक सुकून है। थोड़ा हमें ये तो जरूर लगता है कि अगर हम थाने जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। लड़कों से अगर गलती हो जाएगी तो बाबा सुनेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि लड़कों से गलती हो जाती है तो बाबा सुनेंगे ही नहीं या कोई सुनेगा नहीं। जी ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही है। तमाम पार्टियों ने जो मैनिफेस्टो जारी की है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रात 8 बजे, अब से थोड़ी देर के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जरूर देखिए न्यूज इंडिया पर। धनंजय गिरी साहब, मुझे एक चीज फिर से बता दीजिए जल्दी से। दरअसल यही बता रहे हैं लगातार आपके नेता, आपके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के दौरान कि उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी बेहतर है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ये बताने की कोशिश लगातार कर रहा है कि बीजेपी ने न तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले थे उसी का शिलान्यास किया गया दोबारा से और उसी का फीता काटा गया, ये बताने की कोशिश की गई। सुशासन को लेकर के सवाल हालांकि विपक्ष बहुत सटीक तरीके से नहीं उठा पा रहा है, लेकिन उठाता है। कानून व्यवस्था के मसले पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी को फिर से सत्ता क्यों सौंपे उत्तर प्रदेश की जनता? देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने जो प्रजारंजन और लोक रंजन है, लोक कल्याण है, उसी को धर्म, नीति और नियत बना करके काम किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसी को योगी जी जीवंत करके उत्तर प्रदेश में जी रहे हैं। आज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, पहले बहु बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। सपा के शासन की जो सबसे बड़ी फेल्योर थी वो लॉ एंड ऑर्डर थी। महिलाएं खुद को बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती थी। और उसके अतिरिक्त जब सबसे बड़ी बात कि सीएम के पिताजी ने खुद कह दिया कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, तो एक मैसेज क्या जाता है? सारा जो इस कुंदन जी सारी जो चीजें मैसेजिंग की है, जो स्टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी सोच क्या है, उसी की सोच से यथा राजा तथा प्रजा, उसी के सोच से लोग गाइड होते हैं। अगर आप कहते हैं कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है तो आप खुली छूट दे रहे हैं क्राइम करने की, आप उनको एक अवसर दे रहे हैं। लेकिन योगी सरकार की यूएसपी क्या है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार, जीरो टॉलरेंस। कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ कोई भी मरोवत नहीं, अपराधी के साथ एक जैसा व्यवहार। आज आप किसी भी व्यक्ति से, राह चलते व्यक्ति से उठा के पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश से किसी बहु बेटी से उठा के पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति से उठा के पूछ लीजिए, जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मजबूत किया गया है, वो योगी सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है। दूसरा, आप उठा करके देखिए तो जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है, जिस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथन किया गया है, जिस तरह जितने शौचालय बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात की जो योजनाओं से जो लोगों के घर बनाए गए हैं, इतने सारे घरों का निर्माण हुआ है। और उससे भी ऊपर उठाकर देखिए कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पहले कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में, आज इतने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और वर्तमान में जो हमारा मैनिफेस्टो आया है उसमें सभी किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त बिजली मिलेगी। आज किसानों को 14 दिनों के भीतर गन्ना किसानों को भुगतान होगा। अगर लेट हुआ तो उन्हें ब्याज मिलेगा। ऐसा कभी हुआ है कि उनको ब्याज मिला हो? लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब, टैंक के लिए अनुदान। आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का भी न्यूनतम मूल्य तय किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की समस्या है।
चीनी मिलों के नवीनीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान किया जा रहा जी। है। तो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उत्तर प्रदेश का जो सामूहिक रूप से विकास किया जा रहा है, जो सामरिक तौर पर विकास किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ सामाजिक विकास नहीं, आध्यात्मिक विकास और सांस्कृतिक उत्थान भी किया जा रहा है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का पूरा जीर्णोद्धार किया जा रहा है, मां विंध्यवासिनी मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो भारत की संस्कृति को भी सबलता प्रदान की जा रही है, भारत के जीवंतता को भी जीवंत किया जा रहा है, भारत के इतिहास को भी जीवंत किया जा रहा है, अपने गौरव को भी अमिट बनाया जा रहा है, अपने गौरव को जिया जा रहा है। तो भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, अपने गौरव, अपने पूर्वजों के छाती पर गर्व करने के लिए, और वर्तमान उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, स्ट्रेंथन बनाने के लिए, एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए, एक भय मुक्त वातावरण देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी सरकार के साथ खड़ी होगी। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। कुंदन जी, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देगी और भाजपा के साथ खड़ी होगी। सुप्रिया सत्यम, एक चीज बता दीजिए, चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हो रही है, कल जो मतदाता हैं वो घरों से निकलेंगे और पिछले 5 सालों में जो उनके अनुभव रहे, जो प्रचार में जो वादे किए गए, मैनिफेस्टो में जो ख्वाब दिखाए गए, वो भी उनके जहन में होगा और फिर ईवीएम का बटन दबाएंगे। मेरा सवाल यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की भी कोशिश की गई, आरोप लगते रहे, और ये कड़वी सच्चाई भी है सियासत की। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या धर्म के आधार पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण होगा या फिर किसानों के आधार पर, किसानों के मसले पर ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है अगर किसानों के नाम पर हुआ तो? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप देखिए ना, जहां अभी बिल्कुल धर्म के नाम पे जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, तुष्टीकरण की बात हो गई, कर्नाटक की जो चिंगारी थी किस तरह से आग बन के फैल रही है, और जो ओवैसी जैसे पार्टी है, मैं ओवैसी जिस तरह की राजनीति करते हैं उसको मैं राजनीति नहीं बोलती, क्योंकि उससे ना धर्म का न किसी देश सुरक्षा में है, न कोई राज्य, और न वो जो बात करते हैं ना, वो एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मेरे लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ जिस तरह की वो राजनीति करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कुंदन आपको कि उसकी वो चिंगारी जिस तरह से एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, देश को एक दूसरे रंग में, राजनीति धार्मिक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, निश्चित तौर पर यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, जाट भी है, जाट भाई भी हैं। एक फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं जब वो ईवीएम के बटन दबाने जाएंगे तो जरूर सोचेंगे कि रिवर फ्रंट घोटाला भी हुआ था, वो जरूर सोचेंगे कि किस तरह से हर भर्ती घोटाले के साथ जो रेवड़ियां बांटी जाती थी, उनको जरूर याद आएगा कि किस तरह से प्रशासन एक भैंस ढूंढने के लिए, आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया सुप्रिया। तो मतदाताओं के जहन में तमाम मसले होंगे जो पिछले 5 साल में जो पहले वादे किए गए, फिर सरकार बनी, क्या उन वादों पर खरा उतरी या नहीं उतरी। पिछली सरकार यानी कि 2017 से पहले की सरकार को भी मतदाता याद करेंगे और उसके आधार पर ईवीएम का बटन दबाएंगे। लेकिन न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि घर से निकलिए और मतदान जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।